नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो सीरीज है हमारे जो ये स्टैटिक सब्जेक्ट है ना, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब से संबंधित जो भी हमारा सिलेबस है उसको एंटायरली कवर करेंगे हम लोग। दोस्तों इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले बस मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा, ओके, ताकि इस पूरे हम जो सीरीज है, ये पूरा लेक्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लें कि हम क्या करने वाले हैं इसमें। ध्यान से सुनिएगा। देखो जो ये सीरीज है ना जिसे हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखो पहला जो उद्देश्य, सबसे जो पहली बात है वो ये है कि जो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराना, ताकि आपको अलग अलग किसी अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ना भटकना पड़े। स्टैटिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, या फिर पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी स्टैटिक इस सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से कवर करना। ओके दोस्तों, दूसरी बात, जो ये सीरीज है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो UPSSC हो यानी कि PET, चाहे CET हो, चाहे UPSI हो, ठीक है, या फिर TET हो, CTET हो, UPSI, RO, ARO, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से हम इसको डिस्कस करेंगे। और देखो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं कह सकता हूँ ये दावे के साथ में कि आपका एक भी सवाल इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए देखो, इसके अलावा जो एक और बात है वो है ये है कि आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी लिख दीजिएगा। ओके, और इस सीरीज से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, आपको किसी भी प्रकार का सजेशन देना हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये तो हो गई हमारे इसके बारे में थोड़ी सी बातें। अब हम अपने इन सवालों को डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, जो पहला सवाल है ना वो कहता है कि 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था। और एक और चीज़ कि हम आज से ये पॉलिटी का शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और लास्ट तक आगे बढ़ेंगे और चैप्टर वाइज हम शुरू करेंगे। यानी कि देखो जो आज के सवाल है ना वो हमारे वो सवाल हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के डेवलपमेंट से संबंधित, यानी कि जो संविधान का विकास कैसे हुआ था, जो हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री से भी आता है, तो वो सब इस लेक्चर में हम लोग इन जो एक्ट हैं, जो जो अधिनियम आए थे, जिन अधिनियम के अनुसार आगे संविधान को निर्माण की जो प्रक्रिया रही थी, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए जो पहला सवाल है वो ये है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, ठीक है ना, वो सबसे पहला कदम था, और जिसके तहत अब ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें बताना कौन सा इसमें 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम का एक प्रोविजन था। ऑप्शन ए कि विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया इस अधिनियम के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया गया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, या फिर विधि निर्माण को, यानी कि जो विधि निर्माण था उसका केंद्रीयकरण किया गया, यानी कि इससे केंद्रीयकरण की प्रणाली शुरू की गई थी। तो जल्दी से बताइए आंसर कौन सा है इसका। देखिए ये जो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम लाया गया था, सबसे पहला कदम था जिसके तहत भारत में यानी कि कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा। ओके, और कंपनी के राजस्व और सैन्य प्रशासन से संबंधित सभी मामलों की जानकारी अब सरकार को देने के लिए इस अधिनियम में कहा गया था। ऑप्शन कौन कौन से हैं, इसलिए देखो इसका जो आंसर है वो है बी, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया गया था। इसके जो प्रोविजंस हैं उसमें हम कुछ और भी समझते हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो इससे पहले बंगाल में क्या हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, और बताइए ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो मैं बता देता हूं आपको, ये जो हमारा पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और उसी को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और इसके अलावा एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई इसके लिए, ताकि वो अपना काम कर सके।
इसके अलावा और हम बात करें इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम में नौकरों और जो श्रमिकों को किसी भी प्रकार के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई, ठीक है। और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई, कहाँ पर? बंगाल में, फोर्ट विलियम में। और इस सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था, क्या नाम था जल्दी बताइए? सर एलिजा एम्पे, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश से, ध्यान रखिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं, यानी कि जो 4 ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से बताइए आपको आपकी कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 की नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही बात है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यह भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, यह भी सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, ये गलत है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी। देखो जो अवशिष्ट विषय थे ना 1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को दिए गए थे, समझ में आया ना? किसको दिए गए थे? गवर्नर जनरल को दिए गए थे दोस्तों। इसके बारे में बात करें, 1935 का जो ये अधिनियम था दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अधिनियम था, बहुत बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 धाराएं थी, याद रखिएगा आप लोग, और इन धाराओं को 10 अनुसूचियों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में और बात करें क्या क्या प्रोविजन थे। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। इसके अलावा जो प्रांतों का जो स्वशासन का अधिकार दिया गया, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी इसमें। और सभी विषयों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती विषय, यानी कि सभी विषयों को कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। केंद्र के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। और भारत सरकार का जो अधिनियम ये 1935 लाया गया था, इसके तहत एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात की गई। और बर्मा और अदन जो इससे पहले भारत के शासन के अंतर्गत आते थे, उन्हें अब भारतीय शासन से अलग कर दिया गया, ये बात आप लोग याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं और अगला सवाल हमारा जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता, जल्दी से बताओ। देखो अभी डिस्कस किया है, इसका जो आंसर है ना वो 1935 है दोस्तों। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता इसलिए कहा गया था इसको, क्योंकि इसमें देखो हमने बात की थी ना, इसमें संघ बनाने की बात तो की गई थी, लेकिन कभी भी ये जो संघ था अस्तित्व में आ ही नहीं पाया था, क्योंकि इसके जो प्रोविजन थे वो बड़े ही, मतलब ऐसे प्रोविजन थे जिनको लागू किया ही नहीं जा सकता था, ठीक है। संवैधानिक की प्रक्रिया की बात तो की गई थी, लेकिन निरंकुशता पर आधारित थे वो, इसीलिए इसको संवैधानिक निरंकुशता की बात की गई थी। 1935 के अधिनियम के बारे में बार बार नहीं पढ़ेंगे हम लोग, अभी ये डिस्कस किया यहाँ पर, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा चौथा है वो ये है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी, वो कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? तो जल्दी से बताइए आप लोग। देखो जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या था, 1773 के जो एक्ट में कमी रह गई थी ना रेगुलेटिंग एक्ट में, उन रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं की गई थी, लेकिन ब्रिटिश मिशनरियों को जो भारत में बसने की अनुमति पहले ही दे दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसमें ब्रिटिश मिशनरियों के साथ साथ में जो इंजीनियर वगैरह, व्यापारी वगैरह वो भी आ सकते थे, लेकिन उनको कंपनी से, डायरेक्टरों से अनुमति लेने की आवश्यकता थी, ठीक है। और अगर बात करें 1813 के चार्टर एक्ट की, तो देखो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, इसे छोड़कर जो कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। केवल अभी कंपनी चाय और चीन के साथ ही व्यापार कर सकती थी, ये व्यापार पर अभी एकाधिकार बनाए रखा गया, बाकी का कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी अंग्रेज व्यापार भारत से कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजों को भारत में बसने की अनुमति दी गई, मिशनरियों को भी भारत में बसने की अनुमति दी गई ताकि वो यहाँ पर धार्मिक प्रचार प्रसार कर सकें। कंपनी का जो क्षेत्रीय राजस्व पर पूरी शक्ति थी इस समय तक। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया वो ये था कि इसके तहत ये कहा गया कि भैया जो शिक्षा है भारत में, एजुकेशन पर कंपनी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी, लेकिन वो अलग बात है दोस्तों कि इस पर ये खर्च किया ही नहीं गया कभी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि शिक्षा के विकास पर प्रति वर्ष यानी कि सालाना 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम में था? 1813 के चार्टर एक्ट में।
अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? जल्दी से बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। ये अधिनियम था 1773 का, अभी डिस्कस किया था ना कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, कंपनी को रेगुलेट करने की बात की गई थी, इसीलिए इसका नाम था रेगुलेटिंग अधिनियम। कंपनी को कंट्रोल करने की बात की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आंसर बी है 1773 का विनियमन अधिनियम, अभी डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अगला सवाल है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो जल्दी से बताइए कि इसका जो आंसर है, चार्टर एक्ट 1853 भी नहीं है, चार्टर एक्ट 1833 भी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी नहीं है, ये तो अलग ही था, लेकिन आंसर इज डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम को इसलिए बनाया गया था दोस्तों ताकि प्रशासन में भारतीयों को शामिल करना जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। और इसके अलावा जो सरकार की शक्तियां और कार्यकारी व विधायी उद्देश्य हेतु भी इसमें गवर्नर जनरल की जो संरचना में भी बदलाव किया गया था। ठीक है ना, और इसके अलावा जो इस 1861 का अधिनियम के जो सबसे मुख्य प्रावधान था वो था विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू किया गया था। ठीक है, और बंबई और मद्रास की परिषदों को जो कानून बनाने की उनकी शक्ति पहले छीन ली गई थी, बंगाल के अधीन कर दिया गया था, अब वो शक्ति पुनः प्रदान कर दी गई थी 1861 के अधिनियम के तहत, यानी कि विकेंद्रीयकरण को दोबारा लागू किया गया था। याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। ओके, हम आगे चलते हैं और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया गया? भारतीय प्रांतों को, जल्दी से बताइए, कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया था? अभी अभी किया था ना, 1833 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाया गया था, पहले गवर्नर जनरल भारत के। जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब क्या कर दिया गया उसको, पूरे भारत को भैया भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंबई और मद्रास के गवर्नर जो थे उनकी विधायी शक्तियों को वंचित कर दिया गया, और यहीं से ये सवाल बना है। ठीक है ना, प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। समझ में आया? इसके अलावा जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद थी ना, और उसके जो 4 सदस्य को घटाकर 3 किया गया था, उनको अब पुनः कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन वो था कि इसमें खुली प्रतियोगिता, कंपटीशन को बढ़ावा दिया गया, यानी कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन नहीं थे कि किसी भी सिविल सर्विस में या किसी भी उसमें सर्विसेज में चयन के लिए अब क्या किया गया, कहा कि भैया आप एग्जाम लेंगे। ठीक है, खुली प्रतियोगिता कौन से अधिनियम से लागू की गई, वो किया गया था 1833 के अधिनियम में ये प्रावधान था। ठीक है, इस प्रणाली को शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसका विरोध पूरा होता रहा और इसको 1853 तक लागू नहीं किया गया। बाद में अब जो हमारा 8वां सवाल है वो ये है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया? तो कौन सा था, सबको पता है, 1858 का अधिनियम। दोस्तों 1857 की क्रांति थी ना, वो इतनी बड़े पैमाने पर यह क्रांति हुई थी कि इन्होंने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया इस क्रांति ने। वो अलग बात है कि कुछ राजा महाराजाओं ने साथ नहीं दिया था, अगर जैसे कि मैं बात करूं पटियाला, नाभा, जींद, मद्रास के सैनिक, अगर ये क्रांतिकारियों के जो 1857 के जो विद्रोही थे उन सभी का अगर साथ दे देते तो ये तय था कि अब अंग्रेज अपना बोरी बिस्तरा समेट कर जा रहे होते लंदन को। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस अधिनियम के तहत इस क्रांति के बाद में 1858 का अधिनियम लाया गया, जिस अधिनियम के तहत अब कंपनी से शासन लेकर के किसने अपने हाथ में ले लिया, ब्रिटिश क्राउन ने, यानी कि अब भारत का शासन किसके अधीन आ गया, ब्रिटिश क्राउन की कंपनी से छुड़ा करके। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये जो गठन किए गए थे शुरुआत में 1773 और 1784 के अधिनियम के तहत, इनको खत्म कर दिया गया और इसकी जगह एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। और जो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, वॉइसराय। ठीक है, यानी कि वॉइस ऑफ रॉय, रॉय की आवाज़, यानी कि क्राउन की आवाज़, ये है वॉइस रॉय का मतलब, VOICEROY, वॉइस रॉय। ठीक है, और ऐसा जो पहला वॉइस रॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइस रॉय थे, लॉर्ड कैनिंग। ओके, अगला सवाल
बताइए आपकी निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा गया? देखो, जो महारानी की घोषणा हुई थी ना 1858 में, इसी को कहा गया भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र। वो इसलिए क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में महारानी ने कहा कि नहीं भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर भारत पर कंट्रोल बनाए रखना है तो इनको कुछ फ्रीडम्स देनी पड़ेंगी, इनको यानी कि कुछ कहते हैं ना लॉलीपॉप देना पड़ेगा। तो ये लॉलीपॉप ही था ये, इसीलिए इसको महारानी की घोषणा को क्या कहा गया? भारतीयों की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। और लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया था महारानी विक्टोरिया के लिए और इस घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। ठीक है ना। इसमें देखो, ये घोषणा पत्र में था कि भारतीयों को आर्थिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता ये सभी प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा जो भारतीयों के साथ नस्ल भेद किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, वो नहीं किया जाएगा। कि ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ, लास्ट तक करते रहे थे। और 1858 के बाद तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपना ली थी। भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में इन्होंने लड़ाई करवानी शुरू कर दी थी। इन्होंने ये प्लान बना लिया था कि अगर भारत में टिके रहना है तो एक तरफ मुसलमानों को भगाओ और दूसरी तरफ हिंदुओं को बढ़ाओ, उनके बीच में दरार पैदा करो, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शासन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इस घोषणा पत्र में ये भी कहा गया कि जो इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा होती है उसमें भी भारतीयों को बैठने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा जो देसी राजा थे उनको ये विश्वास दिलाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में उनके जो समझौते या संधियां हैं उनको भविष्य में बहुत ही अच्छे तरीके से और जैसे प्रावधान है वैसे ही उनको पालन किया जाएगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, खाली ये जो है कागजी पुलाव थे और कुछ नहीं थे। ठीक है। केवल एकदम इसमें जो है भारतीयों को ये केवल एकदम ख्वाब दिखाने थे और कुछ नहीं था। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मॉर्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई थी? उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, परिषदों के आकार का विस्तार या फिर स्वराज्य का विचार। देखो, जो मार्ले मिंटो सुधार में जो स्वीकार किया गया था ना, उदारवादी हमेशा से कहते आए थे कि भैया परिषदों के आकार का विस्तार करो, भारतीयों को शामिल करो। और फाइनली मार्ले मिंटो सुधारों में भारतीयों के लिए ये प्रावधान किया गया था। लेकिन मार्ले मिंटो सुधारों में बहुत बड़ी गड़बड़ की गई थी। सांप्रदायिक आधार का विस्तार किया गया था, इसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था मॉर्ले मिंटो। इस समय भारत सचिव मॉर्ले था और मिंटो कौन थे? मिंटो यहाँ के वॉइसरॉय थे उस समय 1909 में। ठीक है। तो इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी और ये उदारवादियों की मांग थी जिसको इन्होंने इसमें अपना लिया गया था। लेकिन दोस्तों, इसमें जो बहुमत रहा था वो अभी भी गैर निर्वाचित सदस्यों का था। ठीक है ना। और यानी कि नाम निर्देशित जो सदस्य थे उनका बहुमत बना रहा था अभी। और इसके अलावा जो निर्वाचित सदस्यों का जो निर्वाचन होता था वो जनता द्वारा ना करके यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। किसके माध्यम से? जमींदारों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा और स्थानीय निकायों के द्वारा। इन सभी के द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बताना है आपको। इंडियन काउंसिल, अब आपको बताना है ये सवाल। ठीक है ना। हमने पूरा डिस्कस कर लिया है और ये एकदम मैंने इसीलिए सवाल को डाला था कि हमने जो डिस्कस किया है उसका आंसर आप दे सकें। पूरे ऑप्शन आपने पढ़ चुके हैं पिछले सवालों में कहीं ना कहीं, तो जल्दी से बताइए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी, जल्दी से बताओ किसने में की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया था, जल्दी से बताओ। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रांतीय स्वायत्तता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 राज्यों में द्वैध शासन। अब इसका मैं आंसर भी छुपा लूँगा ताकि आपको पता ना लगे। ठीक है। तो इसलिए जल्दी से अब इसका आंसर मैंने छुपा लिया, नीचे आप लोग आंसर देंगे। ओके। अगला सवाल ये है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? सप्रू रिपोर्ट में? नहीं। पूना पैक्ट में? अरे नहीं भैया, पूना पैक्ट तो बहुत बाद में आया था। नेहरू रिपोर्ट या फिर जिन्ना के 14 सूत्र? क्या जिन्ना कभी ऐसा चाहेगा संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए? नहीं। देखो, आंसर इसका सी है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। उस समय जब भारत सचिव लॉर्ड विलिंगटन हुआ करते थे और लॉर्ड विलिंगटन ने भारतीयों के सामने एक ऐसी चैलेंज पेश की और भारतीयों से कहा कि भैया आप जो ये संविधान कर रहे हैं ना, अगर आप इतने ही संविधानवादी हैं तो हमें आप एक ऐसा संविधान बना के तैयार करके दिखाइए जो सभी दलों को जिस पर सहमति हो। तो इसको एज ए चैलेंज स्वीकार करते हुए भारतीयों ने संविधान बनाने को ठाना और एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के जो अध्यक्ष थे
कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे कौन? मोतीलाल नेहरू जी। कौन थे मोतीलाल नेहरू जी? मोतीलाल नेहरू जी थे जवाहरलाल नेहरू जी के पापा जी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस, सप्रू वगैरह ये सभी इसके सदस्य भी थे। तो इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसी को कहा क्या कहा गया? उसी को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा गया दोस्तों? उसी को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। अगर हम इस नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों की बात करें तो देखो, इन्होंने जो सबसे इसकी जो गलत सिफारिश थी वो थी डोमिनियन स्टेटस की मांग। इन्होंने कहा, ये लास्ट सवाल है बस, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको बंद करते हैं। डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, लेकिन दोस्तों इस समय तक आते आते डोमिनियन स्टेटस बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो चुका था, अप्रासंगिक हो चुका था। और इसी के विरोध में जवाहरलाल नेहरू के साथ में ही सुभाष चंद्र बोस, इन सभी ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया था। और इवन इन्होंने तो अपनी एक अलग पार्टी भी गठित कर ली गई थी, लेकिन बाद में जैसे तैसे करके इनको मनाया गया और कहा गया कि भैया 1 साल का टाइम दो इनको, अगर ये सरकार 1 साल तक डोमिनियन स्टेटस नहीं देती है तो फिर पूर्ण स्वराज की मांग एकदम तय है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता से नीचे हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा इस नेहरू रिपोर्ट में कहा गया संघीय व्यवस्था की बात की गई थी। 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। संघीय व्यवस्था की बात की गई थी और कहा गया था कि भारत में एक संघात्मक शासन स्थापित किया जाए और डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई थी। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को समाप्त करने की बात की गई थी और एक संयुक्त निर्वाचन पद्धति, ध्यान रखिएगा, कौन सी? संयुक्त निर्वाचन पद्धति की बात की गई थी। और अगस्त 1928 में जो लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, यानी कि सभी दलों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1928 में। और इस अधिनियम के तहत इस नेहरू रिपोर्ट को इस सर्वदलीय सम्मेलन में इस नेहरू रिपोर्ट को एक मत से स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा आपको, क्या सुझाव आप अपने दें और हम इसको कैसे बेहतर बनाएं, वो सब भी आप लोग अपनी सजेशन दीजिएगा। तो इसी के साथ में धन्यवाद, जय हिंद।